ओके सो ठीक है बेटा, तो टुडेज टॉपिक इज करंट। तो जैसा कि हमने कल देखा था, हमारे टॉपिक का नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद करंट। करंट का मतलब है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पर हम ध्यान देंगे, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन चला तो चला कहाँ पे, उसकी वेलोसिटी इतनी बनी तो बनी क्यों, कितनी फोर्स लग गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहां से फिर हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को डिराइव करेंगे। जैसे कि हमने 11th स्टैंडर्ड में केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल ले सकते हो। केटीजी में हमने क्या किया था, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन हमने देखी, प्रेशर देखा, सब कुछ देखा, और उसके बाद हमने एक मेजर फार्मूला बना दिया जो कि प्रेशर को, टेम्परेचर को, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ में रिलेट करता है। और फिर हमारे पास बन गई आइडियल गैस इक्वेशन। और जब आइडियल गैस इक्वेशन बन गया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसके बाद हम उसी के अंदर घुस गए, उसी में से काम करने लगे। तो उसके बाद हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे गए ही नहीं। उसी प्रकार हमारा ये माइक्रोस्कोपिक लेवल वाले में हमने कभी एंटर करना ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस जरूर आएंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यू कांट निग्लेक्ट इट। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। चलो जी, तो अब हम करते हैं स्टार्ट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। मान लेते हैं कि सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पर कोई एक एलिमेंट, कोई एक बॉडी है या कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, कंडक्टर है। सो देर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इसको हमने काइंड ऑफ सर्कुलर माना है, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप है इसकी, कहने का मतलब, ठीक है। और चलो, ठीक है। और वेट, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो जाता है ना तो फिर दिमाग कहीं और चला जाता है। चलो, यही है वर्क फ्रॉम होम। उसके कुछ पॉजिटिव पार्ट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पार्ट्स भी हैं। 2 मिनट। तो ये हो गया मेरे पास सिलिंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है जी। तो अब इसमें हमें गिवन क्या है, तो मैं सबसे यहाँ पे पहले मान लेता हूँ। सबसे पहले हम इस टॉपिक का नाम लिखते हैं। द टॉपिक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, या लिखो करंट। चलो, तो सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पर कंसीडर किया है एक कंडक्टर, ठीक है, जिसके अक्रॉस हमने अभी वोल्टेज नहीं लगाई। सो लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर, ठीक है, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल। लेंथ इसकी एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका गिवन है दैट वी विल टेक एज ए, ठीक है। तो मतलब हम इस कंडक्टर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। एंड इट इज गिवन दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मतलब होता है बेटा, इसको समझो। स्मॉल एन विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है। इसमें भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान देना। स्मॉल एन लिखा है तो वो हमेशा ही डेंसिटी, वो हमेशा ही थ्रू आउट फिजिक्स इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर कैपिटल एन लिखा है कहीं पे तो वो एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करेगा,
wherever you go, in whichever chapter you are talking about. कैपिटल एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपको गिवन है, आपको एक कंडक्टर गिवन है जिसका एरिया और एल और एन भी आपको गिवन है। नाउ द कंडीशन इज नो बैटरी इज येट कनेक्टेड टू इट, नो बैटरी इज येट कनेक्टेड अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, तो जैसा कि हमने केटीजी में किया था कि भाई यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स दे आर ऑलरेडी दे आर हैविंग सम टेम्परेचर, ऑलरेडी दे आर हैविंग सम वेलोसिटी, दे आर हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, सो दे आर मूविंग अराउंड, बट दे आर मूविंग इन अ रैंडम फैशन। ऐसा रैंडम फैशन है कि भाई इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब ये कि ये एक तरह से, जैसे मैं इस कमरे का एग्जांपल हूँ या मैं अगर आपके कमरे का एग्जांपल हूँ जहां पर आप बैठे हो, इस बात को आप ध्यान से देखो कि वहां पर हवा चल रही है, आप शायद पंखे के नीचे बैठे हैं, कूलर एसी कुछ चल रहा है, तो वहां से हवा आ रही है। एयर मॉलिक्यूल्स के पास एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है, बट फिर भी क्या आप ये बात कहोगे कि देयर इज अ विंड ब्लोइंग इन माय रूम? ऑब्वियसली नो, हम कहेंगे नहीं, विंड वुंड नहीं ब्लो कर रही, यहाँ वाली एयर इसी के अंदर ही घूम रही है कमरे के अंदर। तो आदान प्रदान जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में कि एक्सचेंज ऑफ द एयर, एक्सचेंज ऑफ एयर इज नॉट टेकिंग प्लेस। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे सारे मॉलिक्यूल्स किसी ना किसी एक रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इन सच अ वे दैट द नेट वेलोसिटी कैन बी टेकन एज जीरो। तो नेट वेलोसिटी में इसकी यहां पर जीरो ले सकता हूं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी जीरो। तो लेट अस से u इज द वेलोसिटी, u1 इज द वेलोसिटी। तो जब तक मैंने बैटरी नहीं लगाई तो मूव तो कर रहे हैं बट बड़े रैंडम फैशन में। अब आप एक बात और ध्यान रखना, सॉलिड वैसे सॉलिड है, इट इज नॉट एयर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर सोचा जाए तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का साइज इतना ज्यादा छोटा है कि दे आर एक्चुअली मूविंग इन स्पेस। अगर उनके पास सामने उनको दिख रहा है, एक न्यूक्लियस दिख रहा है, तो न्यूक्लियस उनको एक समथिंग, एक चीज के तरह दिखेगा। तो देयर इज नथिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली मूविंग इन स्पेस, यस, ग्रेविटी इज नॉट एक्टिंग ऑन देम। ठीक है, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को आप एयर की तरह ही मान सकते हो, बिल्कुल एयर मॉलिक्यूल्स की तरह। तो एयर मॉलिक्यूल्स की तरह ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे यहाँ पे घूम रहे हैं, u1 u2 u3 u4 ऐसे करके वेलोसिटी है। तो बिकॉज द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, सो नेट वेलोसिटी हमें पता है, मेरे कमरे में से हवा बाहर जा ही नहीं रही, तो वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एयर? सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एयर जहां पर था वहीं पे रहेगा, मतलब नेट वेलोसिटी इसकी जीरो है। तो मैं यहां पर कहूंगा कि द वेलोसिटी एवरेज फॉर इलेक्ट्रॉन्स, now this will be equal to मैं इनकी एवरेज ले ली, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस 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 अप टू un, यहां तक ले लिया। मान लिया कि मैंने टोटल, मेरे पास जितने मर्जी मान लो, कुछ भी आप इसमें तो कह ही सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज नाउ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N ले लेते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जीरो। Only random motion is there. Only random motion is there. अब इसके बाद देखते हैं, अब हमने क्या किया, बैटरी को हम कनेक्ट, मेरे पास यहाँ पर केस नंबर 1। ठीक है, तो अब मैं बनाता हूँ केस 2। चलो वहां पे केस 1 में बाद में लिख दूंगा, केस 2। तो केस 2 मेरे पास यहां पर ऐसा बन गया कि नाउ बैटरी इज कनेक्टेड। अब बैटरी कनेक्ट करते ही यहां पर क्या आएगा, इसको फोर्स लगने लगेगी। सो लेट अस से ये रही मेरी बैटरी। ओह शिट, ओह माय गॉड, ये क्या हुआ था? वेट अ मिनट बेटा, कुछ स्पार्किंग हुई है बहुत ज्यादा ना। लेट मी सी, जस्ट अ मिनट।
की लाइट भी चली गई। अच्छा, तो एक फिर फोकस खराब हो गया ना। चलो देखते। कुछ बिजली कड़की थी एक्चुअली, और आई डोंट नो क्या हुआ, मुझे लगा कि शायद कुछ स्पार्किंग होगी एयर कंडीशनर में, एसी ऑफ करके है। चलो देखते हैं। ओके, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक बेटा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से कर दिया रब, और लो जी। तो अब मैंने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दिया है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो अब बैटरी कनेक्ट करते ही मेरे पास यहाँ पर एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आ चुका। इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के कारण क्या हो गया, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर फोर्स लगने लगी, ठीक है। और फोर्स लगने लगेगी तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन। ओके, उनको फोर्स लगने लगा, वैसे की वैसे वो मूव करने लगे। तो अब इनकी जो एवरेज आएगी दैट विल ऑफ कोर्स दैट विल नॉट बी जीरो। ये चीज अब हमने ध्यान में देखनी है। तो बैटरी लगी हुई है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया कि बैटरी जी आपकी कैपिटल वी थी एंड द लेंथ वाज एल। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। देखो देखते हैं, आई विल टेल यू। चलो, सो नाउ द बैटरी इज कनेक्टेड, वोल्टेज V is connected across the conductor, ठीक है। voltage V is now connected across the conductor. We know that electric field E is given by minus dV by dr, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं है, ठीक है, इट्स अ लीनियर कंडक्टर, तो आई कैन वेरी वेल से दैट दिस इज इक्वल टू V by L। और माइनस निशान मैंने लगा के रखा है क्योंकि भाई नेगेटिव है तो डिक्रीज होता रहेगा, उसके हमें वैसे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं ये फाइंड कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, V by L। फिलहाल हमें इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में आगे जाके जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो E इज इक्वल टू V by L, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं। मैं देखता हूं कि मुझे यहाँ पर फोर्स कितनी लगने लगी। सो द फोर्स on one electron will be equal to small e into capital E, Q into E। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगी तो माइनस E into E, ठीक है ना, पॉजिटिव साइड की तरफ। तो ये हो गया माइनस E into E। सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, will be minus E into E by M। वेक्टर्स अगर आप लगाना चाहते हो तो हर जगह पे आप वेक्टर्स को यूज कर सकते हो, नो वरीज, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय दिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर से न्यूटोनियन फिजिक्स में जाते हुए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाला, ठीक है। नाउ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी, तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास क्या आनी चाहिए, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। जिसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर टाउ यहाँ पर लिख दूंगा, तो मैं लिख दूंगा u, लेट से मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, u1 माइनस e इंटू ई बाई एम इंटू टाउ वन। तो here I am introducing you with another concept, that is relaxation time। The average time
in which the moving electron does not collide anywhere। तो हमने मान लिया कि ये एवरेज टाइम है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे कोलाइड ना हो। अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मूव कैसे करेगा? लेट अस से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, फिर इलेक्ट्रॉन कहीं से कोलाइड कर गया, इधर चला गया, फिर यहाँ से यहाँ हो गया, फिर इधर से यहाँ चला गया, फिर ये यूं चला गया, फिर यूं चला गया, फिर यूं चला गया। ठीक है, इस तरह से इसका कुछ ना कुछ कोलिजन टाइप्स कुछ चीजें चलती जा रही हैं। ठीक है, तो इट इज कोलाइडिंग एट वेरियस प्लेसेस। ठीक है, तो इसमें मान लो जो भी हमारे पास आ रहा है, अब मान लो मैं इस एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो टाउ 1 बेसिकली इज द एवरेज टाइम फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। सो पहली बात तो मुझे टाउ का पता ही कुछ नहीं है कि उसको कितने टाइम के बाद उसकी कोलिजन हुई। ऑब्वियसली आई डोंट नो इट। तो मैंने इसको सिंपल, हमने सिर्फ वेरिएबल रखे हुए हैं, तो मैंने टाउ 1 बोल दिया। टाउ 1 इज द एवरेज टाइम कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन ना इतने एवरेज टाइम में जाके कोलाइड होएगा ही होएगा। अब फर्दर इसकी आगे हम और ज्यादा एवरेज लेंगे, वो बात अलग है। तो टाउ 1 इटसेल्फ इज द एवरेज। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन चुकी है, तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज लेना चाहता हूं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की आप एवरेज बता दो। तो मैं यहां पर लेने वाला हूं कि एवरेज फाइनल वेलोसिटी फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो जब अब मैं इसकी एवरेज लूंगा तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये मेरे पास सामने लिखा हुआ है। तो यहां पर आएगा v एवरेज विल बी इक्वल टू u की लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा u एवरेज माइनस e कैपिटल E बाय m, ये ऐसे ही आएगा, और टाउ की जगह आ जाएगा टाउ एवरेज। तो अब टाउ क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास प्रॉपर रिलैक्सेशन टाइम, प्रॉपर रिलैक्सेशन टाइम फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेरे पास बन गया रिलैक्सेशन टाइम फॉर ऑल। फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देख दो, अब ये आ गया वी एवरेज यहां पर। अब यू एवरेज जो था, जब हमारे पास एक्सेशन थी ही नहीं, तो हमें पता है कि दैट दिस यू एवरेज वाज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0। तो इसको तो मैं 0 ही कर दूं, तो ये वाला टर्म तो मेरे पास हो गया 0। और ये जो रह गई v, तो दिस इज गिवन अ न्यू नेम vd, इसको मैंने कर दिया 0 माइनस e कैपिटल E बाय m इनटू टाउ। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसका एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस e बाय कैपिटल E divided by m into tau. So this is your first expression to be noted. Okay, drift velocity. So this is the net velocity. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं net average velocity of electrons inside the conductor, inside the conductor. नेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। वोल्टेज मैंने V लगा दिया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E आया। अब मैं E की जगह पे यहाँ पर V बाय L लिख सकता हूं, तो मैं फर्दर इसको आगे डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं इसको V बाय L कर दूं, माइनस E V बाय M इंटू L इंटू टाउ, दिस कैन ऑल्सो बी देयर। ठीक है ना, तो सिंपल बात यह है कि मैंने अब यहाँ पर वोल्टेज की टर्म्स में लिख दिया, सॉरी E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर ना, यस बिल्कुल सही बात है। तो ये यहाँ पर आ सकता है। तो ये हो गया मेरे पास नेट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल जो आपने बैटरी वहां पर कनेक्ट की है। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसको पता करने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। वीडी का यही वाला फार्मूला हमारे आगे तक काम आने वाला है। तो अब यहाँ पे हमने दो चीजें सीखी, एक सीखा हमने रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, और एक हमने पता किया दी कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये मेरे पास आ गया।
अब देखते हैं इसके बाद आगे करंट के बारे में हम देखते हैं। नाउ एक्सप्रेशन ऑफ करंट, जिसके यूनिट एम्पियर्स है, कि इसमें कितना करंट हमारे पास जा रहा है। तो सिंपल, बाय डेफिनेशन we have current I is equal to dq by dt। तो अब मैं देख लेता हूं टोटल चार्ज कितना हुआ और टाइम कितना लगा। तो टाइम तो मुझे टाउ लगा, ठीक है, या टाउ टाउ नहीं लगेगा यहाँ पे, एनीवेज देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो टोटल चार्ज कितना लगा, तो जितने टोटल इलेक्ट्रॉन थे। अब मान लो मेरे पास ये वाली डायग्राम थी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, धीरे 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 यहाँ तक मूव किया। तो इसका मतलब ये है कि उसने वीडी, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लगा लूँ तो वीडी में उसने एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टाइम कितना लगा, एल बाई वीडी। और टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द टोटल वॉल्यूम विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। तो यहां से मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा और दूसरे क्रॉस सेक्शन एरिया की तरफ मैं जाऊंगा, तो इसको कितना टाइम लग गया मैं उसको नोट कर लूंगा। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स दे हैव मूव्ड अवे, ठीक है। तो वो जो मेरे पास आ गया, दैट इज, वहां से मैं करंट का एक्सप्रेशन निकालने वाला हूं। चलो जी देखते हैं। तो करंट का एक्सप्रेशन आया मेरे पास dq। तो dq को तो मैंने लिख दिया, टोटल चार्ज q लिख लेते हैं, dq क्यों लिखे, q विल बी इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स multiply by the total volume will be this, multiply by the charge on one electron, this is the total charge that was inside the conductor, and what is the time that was taken, so time taken was length l आपको क्रॉस करनी थी, and the velocity was vd, एवरेज ले ली जब मैंने, तो इसका मतलब है दे आर मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, मैं ऐसे मान के चल सकता हूँ l by vd। यहां से मैं करंट फाइंड करूंगा, so the current I will be equal to NEAL divided by L divided by VD। L से मेरे पास L कट गया, तो ये मेरे पास आ गया NEAVD। तो बेटा यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NEAVD एंड वेरी फेमस, बहुत पॉपुलर फार्मूला, बड़ी बार यूज होने वाला फार्मूला है, ठीक है। I इज इक्वल टू NEAVD। तो ये आपका करंट होगा। अभी इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर ये आया। अभी तक मैंने इसमें वीडी की वैल्यू नहीं पुट की है, वीडी की वैल्यूज भी मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ जो मैंने यहाँ पर मैंने फाइंड किया है, तो मुझे वो रिलैक्सेशन टाइम और इन सब की टर्म्स में मुझे करंट भी मिल जाएगा। चलो जी अब चलते हैं इसके आगे। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट। नाउ कैन वी फाइंड द ओम्स लॉ विद दिस हेल्प, देखते हैं। तो ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर वोल्टेज चाहिए। तो मुझे ओम्स लॉ मुझे पता है, हमने 10th में किया था, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी नो दैट ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू आई आर। अब ये तो आपने 10th में किया था, लेकिन नाउ वी आर नाउ गोइंग टू डेराइव इट, दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो एक तरह से वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इस रिलेशन पर मैं पहुंचना चाहता हूं, तो ये रहा I इज इक्वल टू NEAVD। आ जाते हैं, I is equal to NEAVD and now I is equal to NEA, और VD की जगह पर मैं वोल्टेज की टर्म्स में जो मैंने रिलेशन फाइंड किया, इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, EV डिवाइडेड बाय ML टाउ, माइनस को मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो ये आया EV डिवाइडेड बाय ML इनटू टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, उसके बारे में मुझे पता नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जितने कांस्टेंट हैं सारे के सारे एक ही ब्रैकेट में डाल दो, NEA, E की स्क्वायर आ जाएगा, NE स्क्वायर A, टाउ इज ऑल्सो अनदर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय M इनटू L, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आ गया वोल्टेज। तो अब अगर ये वाली टर्म मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो ऑब्वियसली V इज इक्वल टू I। सो फ्रॉम नाउ, so we can say
that current I is directly proportional to V और V is directly proportional to I, ठीक है। तो यहाँ ऐसा करो, इसको मैं V is equal to IR वाली फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं। वेट ए मिनट, rearranging the terms, we get V is equal to ml divided by n e square a tau into I, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ओम्स लॉ बिल्कुल डेराइव कर दिया है, ठीक है, जो हमने शुरू से हम यूज करते आए हैं। एंड ऑन कंपेयरिंग आई हैव and on comparing the above with V is equal to IR, we have, यहां से मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर, टाउ मैंने पहले लिखा, अब ए मैंने पीछे कर दिया, ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना। तो ये मेरे पास आ गया। तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लिसिटली लिखूंगा। एल और ए मेरे पास बड़ा कंडक्टर है जिसमें मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन दीज आर द थिंग्स विच आर माइक्रोस्कोपिक एंड आई कैनॉट चेंज। तो ये मेरे पास मैक्रोस्कोपिक फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस का। तो ये जो मेरे पास एक चीज बन गई, दिस इज रेजिस्टेंस। तो यहां पर मैं रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दूंगा, रेजिस्टेंस, और यहां पर मेरे पास डिफाइन हो रहा था ओम्स लॉ। तो आप देख सकते हो ओम्स लॉ भी हमने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिया, डिराइव कर लिया, और यहीं से मैंने रेजिस्टेंस भी डिराइव कर लिया, ठीक है। और करंट था आपके पास I इज इक्वल टू NEAVD और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हमारे पास। तो अब तक हमने जो था वो हमने देख लिया। सो दिस इज द रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट मोर कैन वी डिराइव फ्रॉम दिस इज आल्सो रेजिस्टिविटी। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर लेंथ और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये मैं चेंज कर सकता हूं, लेकिन ये जो मेरे पास नया फैक्टर आ रहा है ये तो मैं चेंज ही नहीं कर सकता। देखो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई कैन चेंज इट। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, आई कैन चेंज इट। जितने कॉपर में होते हैं, जितने एल्यूमिनियम में होते हैं, आई कैन डू एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। e द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ द रिलैक्सेशन टाइम, अगेन आई डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन टाउ। तो ये मेरे पास सारी की सारी जो चीज हो गई, ये एक कांस्टेंट वैल्यू बन रही है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट आई एम यूजिंग। लेकिन लेंथ और एरिया जो है वो मैं अपनी मर्जी का चूज कर सकता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी को जो कि मटेरियल ऑफ दी, जो कि मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, वी हैव गिवन इट अ न्यू नेम एंड वी हैव कॉल्ड इट रेजिस्टिविटी। सो आई एम सेइंग दैट आल्सो द रेजिस्टिविटी व्हिच इज the property of the material instead of conductor। तो रेजिस्टिविटी को हम ऐसे लिखते हैं, we denote resistivity by this। Now this will be equal to m divided by ne square tau। ये मेरे पास एक और बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर्मूला आपको मिल रहा है। सो दिस इज रेजिस्टिविटी। तो ये हो गया आपके पास रेजिस्टेंस, ये हो गई आपके पास रेजिस्टिविटी, ये हो गया ओम्स लॉ। तो यहां तक तो हमने कर लिया, बहुत बढ़िया भाई। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन मटेरियल। कॉपर की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इस बात को आपने याद रखना। लेकिन हमारा रेजिस्टेंस क्या है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी वायर कैसी है। अगर वायर मोटी है, अगर वायर मोटी है तो एरिया के इनवर्सली हो गया ना। तो यहाँ पर मैं एक नया फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू एल बाय ए। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से याद रखना है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं ये, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी।
तो इनको नहीं आपने भूलना, ठीक है ना। ये आपके पास चलेगी केटीजी वाले फार्मूले, ठीक है। ये हो गया आपका थर्मोडायनामिक्स। तो R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू L बाय A। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। वायर मोटा है तो रेजिस्टेंस कम है, अगर वायर आपके पास लंबी है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास रेजिस्टिविटी। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग टू मोर क्वांटिटीज। ये हमारे पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। तो एक कंडक्टेंस भी डिफाइंड होता है, वो कैसे डिफाइंड होता है, 1/r, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस का उल्टा तो ये वाला आपके पास रहा फार्मूला, इसको आपने कर दिया उल्टा, तो ये आपके पास हो गया NE² टाउ A डिवाइडेड बाय ML, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्टेंस। एंड सिमिलरली देयर इज अ प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, and conductivity is given by sigma and this is 1/rho। तो रेजिस्टिविटी जो है आपकी उसको भी आपने यहाँ पे लिख दिया, तो NE² टाउ डिवाइडेड बाय M इज द कंडक्टिविटी। अब आपने L और A को ड्रॉप कर दिया। सो दीज आर अगेन टू फॉर्मूलाज। जरूरी नहीं कि आप 100% चीजों को क्रैम करो, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई ये होती क्या है, ठीक है। अब आपको आने वाला जो हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो आगे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, उसमें बड़ी जगह पर ये वाले फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी कि कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज दिस, या द कंडक्टेंस इज गिवन, रेजिस्टेंस नहीं पता। तो हम यहाँ पर उसी चीज को फाइंड कर रहे हैं। ये वाला फार्मूला हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आई एम शोइंग यू दैट दिस इज ऑल्सो द कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी यहाँ पर भी जैसे रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है, उसी प्रकार मेरे पास यहाँ पर कंडक्टेंस के लिए भी फार्मूला बनता है, क्या, रेजिस्टिविटी इंटू A/L। तो जितनी लेंथ ज्यादा उतनी कंडक्टेंस कम, जितना एरिया ज्यादा उतना कंडक्टेंस अच्छा। तो ये भी एक नॉर्मल फार्मूला है, सिंपल फार्मूला, जैसे रेजिस्टिविटी इंटू L/L, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल ही है, इसमें तो कुछ है नहीं नई चीज। चलो, तो यहां तक तो हो गया बेटा। तो अब ये तो हो गया आपकी मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज जो है उनको हमने मिक्सअप कैसे किया, हमें ये चीज पता चल गई। ओम्स लॉ भी हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया है। Now there are some other things that are defined, so let us now move to those things. अब एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। Now what is this current density? Okay, तो करंट डेंसिटी में अब देखो, वी नो दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, बट करंट की डायरेक्शन भी है। तो करंट को तो हम एज ए वेक्टर यूज करना चाहते हैं, बट बाय द प्रिंसिपल्स करंट इज ए वेक्टर, बिकॉज हमने बोल दिया कि वेक्टर के इसके फार्मूले तो लगते नहीं है इसके ऊपर भाई। तो एक करंट डेंसिटी नाम की चीज होती है विच इज लाइक सिमिलर टू दैट, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। एंड दिस इज अ वेक्टर। तो क्या चीज है, तो करंट डेंसिटी इज, it is defined as the ratio of current to the normal cross sectional area। बेसिकली फ्लक्स हो गया ये एक तरह से, ठीक है ना। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो यहां पर मेरे पास आ गया मैथमेटिकली इसको लिखते हैं कैपिटल J से। सो J विल बी गिवन बाय I डिवाइडेड बाय A, जबकि J इज ए वेक्टर, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ऑल्सो, अब मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। देखो, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना वो कभी डिवीजन में नहीं जाती। तो यहाँ पर आपने राइट हैंड साइड को तो आपने वेक्टर बना दिया, लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड में हमने कभी भी वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तो लिख सकते हैं ना, अभी डिवीजन में नहीं लिखना, फिर तो लिख ही सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, ऑल्सो द करंट I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। अब जो एरिया है उसको मैं क्या लिख दूं, DS, S इज ऑल्सो एरिया ना, ऐसे।
तो इसको जब मैं इस तरह से लिख दूं ऐसे करके, तो ये तो भाई एक देखी देखी सी फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म? गॉस लॉ। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ वाली फॉर्म हमारे पास बन जाती है। तो फ्लक्स जो है अब हम फाइंड करते हैं, तो फ्लक्स हमारे पास आता था। तो गॉस लॉ को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो कैसे लिखेंगे? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द एरिया और इसका इंटीग्रल। ये मेरे पास था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट वाज इट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर ये क्या हो गया? करंट डेंसिटी। जे क्या है? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फ्लक्स, तो इट इज दी करंट डेंसिटी फ्लक्स। तो यहां पर मैं कह सकता हूं सो करंट is also defined as, so current is also defined as the flux of current density the flux of current density। ठीक है, ये करंट को डिफाइन करने का एक तरीका हो गया मेरे पास, और उसमें मैंने लगा दिया ये। तो इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो अब I इज इक्वल टू NeAVD। तो आई हैव, तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से अगर मैं रिलेट करना चाहूं तो मैं यहीं पे इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। NeA हट जाएगा, VD। तो NeVD अगर मैं बोलूं तो दैट इज करंट डेंसिटी। तो ये चीज हो गई। अब बेटा यहां तक कोई किसी को डाउट है तो बोल दो। नो सर। नो सर, चलो। सो नाउ वी आर इंचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर। बहुत ही जल्दी आपका ये लेक्चर खत्म होने वाला है। तो अब देखते हैं ओम्स लॉ की एक वेक्टर फॉर्म। जैसे कि देखो, अब यहां पर हमने ओम्स लॉ किया था तो V इज इक्वल टू आई आर कर दिया था। तो V इज इक्वल टू आई आर बेसिकली मेरे पास जो है दैट इज स्केलर फॉर्म। V इज इक्वल टू आई आर। तो ये एक स्केलर फॉर्म आ गया ना, करंट आपका स्केलर, रेजिस्टेंस स्केलर, वोल्टेज स्केलर। तो क्या इसकी कोई वेक्टर फॉर्म भी होती है? तो वेक्टर फॉर्म V की जगह V इज ए स्केलर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो क्या यहां पर कुछ बन सकता है? लेट अस सी। देखते हैं। तो अब यहां पर आएगा VD। तो इसके मेरे पास आसान तरीका भी है, मुश्किल तरीका भी है। तो किस में किया जाए? वेट ए मिनट। V इज इक्वल टू आई आर, चलो दोनों ही मेथड मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ। ठीक है, चलो। अब मैंने क्या किया, मैं इसी टर्म को लूंगा। तो हमें लिखाना हो, मैं डाल दूँ Ohm's law in vector form. We know that current density now is equal to NeVD। तो अब मैं यहाँ पर इसमें टर्म VD की जगह पे मैं लिख देता हूँ। तो VD की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? E इंटू ई, 2 मिनट में ऊपर से देख लेता हूँ। VD E इंटू कैपिटल V इंटू टाउ। ठीक है, तो जे है, तो इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखता हूं। तो V बाय एल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो NE², V बाय एल को मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर अब मेरे पास बन गया ये वेक्टर। ठीक है, तो मेरे पास नीचे क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ M, और यहां पर आ गया टाउ। तो सो जे कैप, जे वेक्टर इज इक्वल टू NE² टाउ बाय M इंटू ई वेक्टर। इसी को मैं टर्म्स को अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो ई वेक्टर इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय NE² टाउ, और यहां पर आ जाएगा जे वेक्टर।
ठीक है, दो फॉर्म्स आपके पास बन गई, दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं यहाँ पर और अगर मैं इलेबोरेट करूं तो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो एन स्क्वायर टाउ बाय एम किसके बराबर है, एन स्क्वायर टाउ बाय एम, ये लिखा हुआ एन स्क्वायर टाउ बाय एम कंडक्टिविटी के बराबर है। तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया दिस इनटू कंडक्टिविटी इनटू ई वेक्टर। ऑल्सो आई हैव गॉट दैट ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी इनटू जे कैप। तो ये मेरे पास बन गए बहुत सारे फॉर्मूले। ठीक है, सो दिस इज दीज आर द टू फॉर्म्स, E इज इक्वल टू रो इंटू जे कैप अगर मैं मानूं तो ये मेरे पास क्या बन जाता है बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ दी ओम्स लॉ। ठीक है ना, ये वाली E इज इक्वल टू जे, E is equal to rho into J. Both are vectors. Now current is now kind of it is now treated like a vector quantity here. Okay, तो ये आपके पास बन गया vector form of Ohm's law. So now we are moving on to the last part of this lecture and that is mobility. एक बार मैं चेक कर लूं कुछ बचा तो नहीं है ना, मोस्ट प्रोबेबली नहीं बचा, अगर कुछ बचा होगा तो आपको कल करवा दिया जाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मोबिलिटी। Mobility. So now what is this? So mobility is the property of material which decides about the drift velocity of electrons. When certain electric field, yes, when certain electric field intensity exists inside the कंडक्टर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी मिलेगी, तो मोबिलिटी इज गिवन बाय म्यू एंड इट इज डिफाइंड एज वीडी बाय ई, दैट्स इट। ठीक है ना, तो ये आपके पास मोबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा। ठीक है, और यहां पर लिखना है फॉर ऑल द कंडक्टर्स for conductors mobility increases mobility decreases with temperature। टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोबिलिटी इनकी डिक्रीज होगी। क्वेश्चन है यहां पर फॉर सेमीकंडक्टर्स मोबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस चीज को आपने याद रखना है। इसके बारे में ये सेमीकंडक्टर जो आएगा जब चैप्टर, तब हम मोबिलिटी को ज्यादा पढ़ेंगे। मोबिलिटी को इस चैप्टर में मैंने इसलिए डिस्कस किया है, बड़ी बार तो टीचर डिस्कस नहीं करते, क्योंकि मोबिलिटी की एक्चुअली शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं और इसके ऊपर जो इसकी इंपॉर्टेंस आती है, वो इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी जब आप सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ोगे, द लास्ट चैप्टर ऑफ द 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंपल है वीडी बाई ई। अब जैसे मैंने जब बैटरी यहाँ पर अप्लाई की, ठीक है, यहाँ पे बैटरी अप्लाई करते ही इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली, दैट इज द थिंग। इसको ज्यादा मिलेगी वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। अब आप देखो कि सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वी से दैट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिसाइड दैट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर?
वो हैं ये वाले फैक्टर्स, कि भाई वो ऐसा कंडक्टर है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और थोड़ी सी बैटरी भी अगर लगाओगे तो करंट बड़े अच्छे से पास होने लगेगा, मतलब द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज हाई, इसका मतलब मोबिलिटी इज हाई, तो मोबिलिटी आपकी हाई होगी। तो इस तरह से जो चीजें हैं उसको समझने के लिए ये सारे फैक्टर्स हमें चाहिए। जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है बेटा, उसका जो पार्ट 1 है दैट इज करंट, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, आपका वो सारे का सारा एक ही चैप्टर में एक ही बार में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ को आपने अपने पास रखना है, इसको अगेन एंड अगेन वीडियो को आपने देखना है, ठीक है, ताकि आपसे कभी बाद में गलती ना हो सके, दिमाग में फंस जाए, और सारे डेरिवेशंस करके देखने हैं, बिकॉज दिस थिंग इज क्वाइट बोरिंग फॉर स्टूडेंट्स, जिसके कारण स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं। हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, बिकॉज ये हमें अब आता है और अब हम नंबर ले सकते हैं। ओके, चलो, सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस लेक्चर टुडे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। दिस इज द लास्ट पार्ट। एनीथिंग यू वांट टू से और शुड आई लीव? नो सर। ओके, तो ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।